गाइस। अब तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया और साथ ही में हमने ये भी देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दूसरे दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि एसिड से, वाटर से या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस से किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये भी हमने देखा। और साथ ही में हमने इनके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ा कि मेटल्स की कुछ एक्सेप्शन क्या है, नॉन मेटल्स के क्या एक्सेप्शन है, ये सारे कुछ के बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम जानने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मींस अब हमें ये जानना है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मींस मेटल और नॉन मेटल को अगर आप साथ में रिएक्ट कराना चाहोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमें जानना है। तो इसके लिए ले लिया जाए एक मेटल, हमने ले लिया है मेटल सोडियम, और नॉन मेटल हमने ले लिया है क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आप 11 ये एटॉमिक नंबर अब आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? आपको पता है ना पीरियडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला, ठीक है। तो उससे हम काउंट करते हैं और हम निकालते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो चलो निकाल लिया जाए कुछ इस तरीके से काउंट करके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। हमें सोडियम का चाहिए तो सोडियम हमें मिल रहा है कितने नंबर में? 11th नंबर में। तो ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें मिल गया 11, यानी कि 11। तो चलो हमने अभी यहाँ पे 11 लिख दिया, और ये 281 वाला कंसेप्ट आप में से बहुतों को पता होगा, स्टिल आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। और क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। वही सेम पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो आप अभी आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इस तरीके का हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में भी पढ़े थे क्लास 9th में। बीच में क्या था? यहाँ पे न्यूक्लियस था और बहुत सारे सेल्स थे, के एल एम एन, 4 सेल्स थे। तो मैंने यहाँ पे एन सेल नहीं बनाया, मैंने के एल और एम 3 ही सेल मैंने बनाया है, 4 सेल मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं। तो ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है 4 सेल। कब एन सेल कब ज़रूरत पड़ता है? जब बहुत बड़ा सा एटॉमिक नंबर जब बहुत बड़ा होता है तब हमें ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक है, अभी हम सोडियम का अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, मीन्स इफ़ आई नीड टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर, तो कैसे बनाया जाएगा? हमें पता है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल सेल में 8 रहते हैं, एम में भी 18 रहते हैं, और एन में कितना रहता है? 32 रहता है। ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी पता है कि आउटर मोस्ट सेल जब हो जाता है, जब कोई भी सेल आउटर मोस्ट होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना रहना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहना चाहिए, ये भी हमें पता ही है। आपने ये सारा बेसिक चीज़ क्लास 9th में पढ़ा ही होगा स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं था, तो मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, क्विक सा रिकैप है ये, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 8। यानी कि अगर आउटर मोस्ट सेल रहेगा तो एम में टोटल कितने रहने चाहिए? 18। लेकिन चूंकि एम है आउटर मोस्ट सेल, तो हम एम में कितना सारा बनाएंगे? 8 ही इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ठीक है, चलो अब तो हमें समझ आ गया है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं सोडियम का। तो के सेल में आ जाएगा 2, सोडियम में कितना है, और फिर टोटल कितना है सोडियम में? 11 है। ठीक है, तो के में तो 2 ही आएगा, बाकी यहाँ पे डाल दिया जाए 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कितने हो गए? ये देखो, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया था, ठीक है, इसे मत काउंट करना। तो 1 2 एंड 8, तो टोटल हो गया 10। लेकिन सोडियम का तो है 11 है एटॉमिक नंबर, तो एक बाहर वाला सेल में भी आ जाएगा 11। तो अब मैंने बना लिया सोडियम का, ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी तरीके से हम बना लेते हैं क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम सोडियम और क्लोरीन को ही तो हम रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल में से। मेटल है हमारा सोडियम और नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन, यही दोनों को हमें रिएक्ट कराना है। तो सोडियम का तो हमने देख लिया, अब देख लिया जाए क्लोरीन का भी। तो क्लोरीन के लिए भी यहाँ पे बना लिया जाए कुछ इस तरीके से, मैंने बना लिया, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए क्या है? 17, यानी कि अंदर वाले में के सेल में तो 2 ही रहेगा, एल सेल में रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और
बचा कितना, 10 तो हो गया, 2 + 8 10 तो हो गया, बचा कितना है, और हमें साथ डाल देंगे तो टोटल हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक हमने कर दिया। अब आप यहाँ पे ये समझो कि क्या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्टेबल है, या फिर क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है सोडियम का, और क्या ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। स्टेबल हम किसे कहते हैं, यानी कि ये आउटर मोस्ट वाला जो शेल होना चाहिए वो पूरा बैलेंस शेल होना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट वाला शेल पूरा फुलफिल्ड रहना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल्ड रहना चाहिए। ठीक है, अगर है फुलफिल्ड तो हम बोलेंगे कि हाँ वो फुलफिल्ड है, यानी कि वो बैलेंस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अदरवाइज हम बोलेंगे वो बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। तो इसे समझ लिया जाए। सोडियम के केस में आउटर मोस्ट में कितना है, 1 है, लेकिन आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, टोटल तो 8 होना चाहिए आउटर मोस्ट में, है क्या इसमें 8? नहीं है। तो आप इसमें से कैसे इसको 8 बना सकते हो, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आप 8 कैसे बना सकते हो। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आप या तो इसे हटा दो, यहाँ से इसे हटा दोगे तो ये वाला सेल, बाहर वाला शेल पूरा हट जाएगा, और ये अंदर वाला जो शेल है जो ये बन जाएगा आउटर मोस्ट सेल, और ये शेल में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बन जाएगा ना अपना बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सोडियम के केस में आप, मेरे पास 2 ऑप्शन है बैलेंस्ड बनाने के लिए। एक ऑप्शन है कि आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, या फिर आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डाल दो और, ठीक है। तो बेस्ट वे कौन सा है, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ना ज़्यादा आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा आसान है। 7 और 1 में से इजीली मुझे 1 इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा इजी लगता है। 7 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से जोड़ोगे इसमें, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दोगे, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा ईजी ना, ये 1 है और ये 7 है, तो 1 वाला ज़्यादा ईजी है। तो मैं इसमें से डिसाइड कर रही हूँ, मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 2 और 8 को लिख रही हूँ। लेकिन ये जो 1 जो था, 11 था ना टोटल, इसका 2 8 1 था, 2 8 और 1, तो 2 8 1 में से 2 और 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 2 8 यहाँ तक मैंने लिख दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, जस्ट अलग करके मैंने लिखा है। तो ये तो हो गया सोडियम का कहानी। अब देख लिया जाए क्लोरीन में क्या होता है। क्लोरीन के केस में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन के केस में देखो क्या हो रहा है, 17 था टोटल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 मिल रहा है। अब क्लोरीन के केस में भी क्या आउटर मोस्ट सेल बैलेंस्ड है, क्या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बैलेंस्ड है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, क्लोरीन का भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि हमें क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। और आप इसे बैलेंस्ड कैसे करोगे, या तो आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और या तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो, या तो आप क्या करो, ये सातों जो इलेक्ट्रॉन है इसे हटा दो, क्योंकि बैलेंस तो तभी होंगे जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, आउटर मोस्ट में 8 आएगा, तभी वो बैलेंस्ड होगा। तो आउटर मोस्ट में तो अभी यहाँ पे 7 है, तो इजी जॉब क्या है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देना कि 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना। डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है ना, 1 और 7, 1 और 7 में से कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी कौन सा लग रहा है, 1, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी क्लोरीन में, ताकि क्लोरीन क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है, और मुझे मिल गया है यहाँ पे 288, जबकि क्लोरीन का क्या था, 287 था। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम में से, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। हमें ये तो पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो सोडियम के केस में जब टोटल था 11 और उसमें से आप 1 हटा दे रहे हो, मतलब इसमें से 1 क्या हटा रहे हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो आप सोडियम के केस में, यानी कि सोडियम का क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी सोडियम में पहले था उससे कम नेगेटिविटी है, क्योंकि 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हट जा रहा है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन हट रहा है मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज हट रहा है एक यहाँ से, ठीक है। तो सोडियम अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब उसका पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो उसका नेगेटिव चार्ज हट रहा है सोडियम से। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं Na+ लिखते हैं, क्यों, सोडियम का 1 हट गया है ना चार्ज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है Na+, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग से लिखा गया है। लेकिन क्लोरीन के केस में आप क्या करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर रहे हो क्लोरीन के केस में,
ऐड कर रहे हो ना आप क्लोरीन के केस में एक और इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि आप क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो इसका नेगेटिविटी क्या हो रहा है और बढ़ जा रहा है, एक बढ़ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है Cl-। देखो क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है, तो जो था 287 था वो बन गया 288। तो ये इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लोरीन एनायन, और इसे कहा जाता है सोडियम का कैटायन। इज इट क्लियर? चलो अब तो हम समझ गए कि ये सोडियम का कैसे बना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैम आपने ये समझा दिया, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बना ये भी आपने समझा दिया। लेकिन ये सोडियम वाला मेटल और क्लोरीन वाला नन मेटल, ये दोनों आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे, हमें तो ये समझना है। हम तो यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि मेटल और नन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से, हमें तो ये समझना है। तो मैम आप ये भी बताइए ना कि मेटल और नन मेटल, ये दोनों मेटल नन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा भी कि नहीं। चलो तो वो भी समझ लिया जाए। तो मैंने ले लिया है एक मेटल, जो सोडियम वाला जो मेटल था उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्लोरीन वाला नन मेटल को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और दोनों को मैं करा दे रही हूँ रिएक्ट। तो अब ये क्या बनाई है मैम, ये क्या डिज़ाइन है, ये सारा क्या डिज़ाइन है? डिज़ाइन नहीं है स्टूडेंट, समझ लो। इसमें सोडियम में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ कर रहा है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर रहा है सोडियम, एक एक्स्ट्रा था, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर रहा है उसे मैंने बना दिया यहाँ पे। और क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक ही था, तो एक मैंने बना दिया, और उसे वो लूज़ करना चाहता है, उसे वो देना चाहता है किसी भी और को, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना था, 7 था, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से क्लोरीन के लिए 7 बना दिया है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे क्लोरीन के लिए बना दिया है। लेकिन क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल हो पाए, स्टेबल होने के लिए उसे ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए हो रहा है, एक ही चाहिए हो रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये सोडियम बोलेगा है ना मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, मैं तो देना ही चाहता हूँ किसी को, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है, सोडियम ऐसा कह रहा है क्लोरीन से, तो क्लोरीन बोलेगा हाँ भाई मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तो चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मैं तो बैलेंस स्टेबल हो ही नहीं पा रहा हूँ। सोडियम उसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास आ जाएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में रिएक्शन हो गया और बन गया NaCl, बन गया ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। हमें पता है Na + Cl अगर आप करते हो तो आपको मिलता है NaCl, लेकिन एक्चुअल में काम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सोडियम बन जाएगा पॉजिटिव यानी कि सोडियम कैटायन, और Cl हो जाएगा एक नेगेटिव, सोडियम बन जाएगा एक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया है, नेगेटिव चार्ज दे देगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब हम यहाँ पे एक ही माइनस साइन डालेंगे, 2- या फिर 2+ आपको नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 1- ही आप एक ही माइनस लगाओगे। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं, तो हमें समझ आ गया ना कि किस तरीके से आप Na+Cl करते हो तो आपको NaCl आपको क्यों मिल जाता है, ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा अब तक। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन का रिएक्शन किस तरीके से होता है, इसका बात कर लेते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम के बाद तो अगला मैग्नीशियम ही आता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, और क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर हमने देखा ही, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए तो कहानी पूरा सेम रहेगा, 287, और चूंकि इसके पास 7 है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ऐड करना चाहेगा ताकि उसका क्या रहे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल रहे, इसलिए क्लोरीन एक ऐड करना चाहेगा। 287 है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 288, है ना। तो क्लोरीन का तो बात हमें समझ आ गया, और ये बन जाएगा क्लोरीन एनायन एज यूजुअल, जैसे पहला वाला में बन रहा था यहाँ पे भी वही बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम 282, यानी कि अगर ये सोडियम की जगह अगर मान लो ये मैं मैग्नीशियम का अगर बना रही होती सेम ही ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक था, इसके पास एक और आ जाता, टोटल 12 हो गया ना, K सेल में 2, L सेल में 8, मतलब 2 + 8 10, और M सेल में और 2, 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मैग्नीशियम के लिए बाहर वाला ऑर्बिट क्या मैग्नीशियम का स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबल तभी होगा जब आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगा। ये स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। तो चूंकि स्टेबल नहीं है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेबल करने के लिए
या तो आप यहाँ पे और ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो आउटर मोस्ट शेल में। 6 ही क्यों? क्योंकि 6 ऐड करोगे तो ये टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 तो ऑलरेडी है और 6 ऐड कर दो तो ये 8 हो जाएगा, जो हमें चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। या तो आप क्या करो, ये दोनों को हटा दो, दोनों को ही हटा दो, इसे भी और इसे भी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, सॉरी मैं कहाँ लिखूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, या तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो। तो ईजी जॉब कौन सा है, 6 की 2, ऑब्वियसली 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हटना पसंद करेगा। ठीक है, सिवाय 6 इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से अच्छा है मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूँ। तो मैग्नीशियम बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चूंकि लूज कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम कैटायन बन जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 2+, पॉजिटिव हो जाएगा ना, 2 नेगेटिव चार्जेस मैग्नीशियम से हट रहे हैं। वहीं पे देखो मैंने यहाँ पे सोडियम के केस में सिर्फ एक ही प्लस लिखा था, क्योंकि सोडियम के केस में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हट रहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था सोडियम के केस में चूंकि 11 था तो एक ही इलेक्ट्रॉन हट रहा था इसमें से, तो एक ही प्लस मैंने लिखा था। लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा है अपने से, ठीक है, ताकि वो बैलेंस्ड हो पाए। तो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया। तो यहाँ पे 2- इसीलिए मैंने लिख दिया, और क्लोरीन का तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब मैग्नीशियम क्लोराइड अगर फॉर्म करवाना है, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों को अगर रिएक्ट करवाना है तो कैसे होगा। मैग्नीशियम के पास है 2, मैग्नीशियम बोलेगा नहीं मुझे तो 2 ही देना है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन बोलेगा, ये समझो, क्लोरीन यहाँ पे बोलेगा कि मेरे पास तो एक कमी है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, कोई तो मुझे दे दो एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास अभी देने के लिए कौन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो क्लोरीन बोलेगा कि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं बैलेंस हो पाऊँ। मैग्नीशियम बोलेगा तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देने से थोड़ी मुझे कोई फ़ायदा होगा, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, मुझे अगर देना है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक नहीं दूंगा, मैं कितने सारे दूंगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ये क्लोरीन सोचा कि तब हम क्या करें, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, मुझे तो चाहिए एक। तो ये क्लोरीन ने अपना दिमाग लगाया और क्या किया, अपने एक फ्रेंड को बुला लिया, दूसरे वाले क्लोरीन को। तो ये क्लोरीन एक दूसरा क्लोरीन को बुला लिया। अब दोनों ही क्लोरीन, दोनों क्लोरीन क्लोरीन ही है, भाई भाई हैं दोनों। तो दोनों के पास क्या है, इसे भी पता है इसे भी पता है कि चलो इस क्लोरीन को अगर क्लोरीन को ही अगर मैंने बुलाया तो इसे भी तो एक चाहिए होगा और इसे भी एक चाहिए होगा। अब मैग्नीशियम भाई हो गया खुश, मैग्नीशियम बोला चलो मुझे तो मिल गया 2 देने के लिए, मैंने दे दिया उसे, और मैं खुद बन गया स्टेबल, मैं खुद बन गया आराम से मैं रहने लगा ये। और ये दोनों क्लोरीन भाई भी बहुत खुश, क्योंकि उन दोनों भी अब क्या हो गए, वो दोनों भी स्टेबल हो गए। तो इसीलिए क्या बन गया, MgCl2। 2 क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन भाई थे यहाँ पे, तो MgCl2 इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। तो Mg2+ क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का 2+2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा था। क्लोरीन क्या होगा, माइनस होगा ना, क्लोरीन का तो माइनस, एक ही माइनस था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम्स थे, तभी यह रिएक्शन हो पा रहा था। तो अब आपको समझ आया किस तरीके से मेटल और नन मेटल रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से मैग्नीशियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, मेटल और नन मेटल, किस तरीके से सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, जहाँ पर कि सोडियम था मेटल और क्लोरीन था नन मेटल। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि इसके लिए तो आपको, हाँ एक चीज़ तो है, इसके लिए आपको अपना पीरियडिक टेबल ज़रूर से याद रखना होगा, ठीक है। जो आप जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 से, लेकिन आपको पीरियडिक टेबल ज़रूर से याद रखना होगा। अगर आपने पीरियडिक टेबल याद नहीं किया है तो मैं आपको, नहीं ज़रूरी है, बेस्ट होगा अगर आप पीरियडिक टेबल याद कर लो अगर नहीं किया है तो। और मैं आपको एक और टेबल बता देती हूँ, उस टेबल से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर आपने पीरियडिक टेबल याद नहीं किया है तो ये वाली है टेबल स्टूडेंट्स। आपको इस टेबल से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सब्सटेंस मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है। आपको एटॉमिक नंबर भी मैंने कुछ कुछ दे दिया है, मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इसी सब से आएंगे, ठीक है। के सेल एम और एन एल के एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यू कैन एल्स पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ नोबल गैसेस भी बनाया है। नोबल गैसेस से मैं क्या बताना चाह रही हूँ, दीज आर एक्चुअली, नोबल गैस क्या होता है ना, वो पहले से स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 2, 10 और 18, मतलब अच्छा पहले मैं हीलियम का बता दूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि के शेल में यहाँ पे 2 रहता है और के शेल में तो 2 ही रहना चाहिए, तो ये स्टेबल है ना। देखो
नियॉन में कितना रहता है, 10 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 और 8 में आप इसे तोड़ सकते हो। के सेल में 2 डाल दो, एल सेल में 8 डाल दो, तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें 8 है, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड है। आर्गन भी एक दूसरा नोबल गैस है जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 18, और देखो ये भी बड़ा अच्छे से बैलेंस्ड हो जाता है, 2 8 एंड 8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो 8 ही होना चाहिए ना, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि किस तरीके से ये एक्चुअली में ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट किस तरीके से करता है, ये तो हमने समझ लिया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन इवन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन। और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा था Na और Cl में, Na दे रहा था एक इलेक्ट्रॉन Cl को, ठीक है, या फिर Mg और Cl2 में Mg एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl को और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल को दे रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल में और नॉन मेटल में, यहाँ पे ये था मेटल और ये दोनों नॉन मेटल, ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। रिमेंबर दीज टू टर्म्स वेरी केयरफुली, आयनिक कंपाउंड्स ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। आपको एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो तभी आप क्या करोगे, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिफिनेशन तो लिखोगे ही, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दोगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक पूरा रिएक्शन बता करके दिखा देना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, जो अभी मैं बताई थी आपको, NaCl वाला ही बता सकते हो आप, MgCl2 वाला भी बता सकते हो, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के आप बता सकते हो। तो ये हमने समझ लिया ना कि मेटल और नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स अभी अभी मैंने बताया, आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी, यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब एक साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स। रिएक्ट करता मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के प्रोसेस को, उसी को आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। और उसी का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिया जाए। पहला है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के बारे में क्या बताया गया है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और कुछ हार्ड भी होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो होता है पॉजिटिव वाला चार्ज, एक होता है नेगेटिव वाला आयन, ठीक है, एक जो जाता है इसमें और एक जो लेता है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पता है ना, Na था पॉजिटिव और Cl था माइनस, तो इन दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है, ठीक है। सो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये नॉर्मली ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब आप समझ ही रहे हो, मतलब जिसे आप अगर गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा, यही बताया गया है। और वही बताया गया है ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल नेचर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में क्या बताया गया आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होता है। क्यों? दिस इज बिकॉज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आयन्स के बीच में मैंने अभी अभी बताया ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर आप इसे मेल्ट करोगे या फिर बॉयल करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना होगा ना। मेल्ट या फिर बॉयल करोगे तो इसका क्या होगा, मेल्ट करोगे तो इसको पिघलाना होगा, बॉयल करोगे तो इसको इवापोरेट कराना होगा, तो आप जो भी करोगे तो इसके स्टेट्स के फॉर्म में चेंज लाना होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड करना होगा, या फिर लिक्विड है तो लिक्विड टू गैस करना होगा, यानी कि स्टेट्स में चेंज लाना होगा। तो स्टेट में चेंज कैसे आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, इसके आयंस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आयंस में, तो इतने जल्दी तो आप इसे ब्रेक कर नहीं सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इसे ब्रेक कराने के लिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। द थर्ड पॉइंट इज सोल्यूबिलिटी।
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की ही यहाँ पे बात की गई है। मैंने बताया आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट सेम है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर इज ऑल्सो इन सॉल्वेंट जनरली, वाटर भी एक सॉल्वेंट ही है, लेकिन वाटर में ये सॉल्यूबल हो जाता है, लेकिन बाकी सारे सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, ये सब में ये सॉल्यूबल नहीं रहता, ये इनसॉल्यूबल रहता है ये सारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट्स आर रिजिड, नो आयंस। अच्छा, अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये एकदम पूरा रिजिड रहेगा, एकदम सॉलिड स्टेट में है ना, तो सॉलिड स्टेट में इसमें कुछ भी इसमें कोई भी आयंस इसमें फ्लो कर ही नहीं सकते हैं, आयंस फ्री पार्टिकल्स इसमें है ही नहीं। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड है वो अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसमें से कोई भी आयन फ्री स्टेट में है ही नहीं, और आयन नहीं प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा, क्योंकि आयंस मतलब क्या, आयंस आर फ्री चार्ज पार्टिकल्स, तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स अगर नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा। इसीलिए अगर सॉलिड स्टेट में है तो अगर आयनिक कंपाउंड्स अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो रिजिड है, तो रिजिड होने से उसके अंदर में आयंस नहीं है, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कराएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन दूसरे स्टेट में हो सकता है। देखो देयरफॉर, अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन अ सॉलिड स्टेट आर रिजिड, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया रिजिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा, रिजिड है तो क्या है, इसके अंदर कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट रहेगा, और नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स को कोई कैरी ही नहीं कर पाएगा। बट इन मोल्टन स्टेट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में अगर आप इसे मेल्ट कर दो, अगर आप इसे पिघला दो, तो पिघला दोगे तो इसमें ढेर सारे आयंस आ जाएंगे, और आयंस आ जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल्स को इजीली ये आयंस कैरी करेंगे और ये करंट इसमें से इजीली फ्लो हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा। और इसके अंदर में तो आयंस प्रेजेंट ही नहीं रहता है, आयंस प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रिजिड रहेगा, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इधर तो आ ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाता है। तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में फिजिकल नेचर के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आयंस, वो जनरली ब्रिटल होता है, हार्ड होता है और पीसेस में टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो भी बोलो, अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए डेफिनेटली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डालना होगा। सल्यूबिलिटी के बारे में क्या बताया गया है, ये नॉर्मली वाटर में तो घुल जाता है, वाटर में सल्यूबल है, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, ये सारा में ये नहीं घुलता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स नहीं कंडक्ट कर सकता है, लेकिन मोल्टन स्टेट में इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।